गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधन से क्या अभिप्राय है और उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। आज के क्लास में मैं आप लोगों को उत्पादन के साधनों की एक एक करके विस्तृत जानकारी दूंगी। तो उत्पादन का पहला साधन होता है भूमि, जिसे इंग्लिश में हम लैंड भी कहते हैं। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने भूमि की क्या परिभाषा दी है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। ये तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि की परिभाषा हुई। इसे मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाती हूँ। प्रोफेसर मार्शल के कहने का तात्पर्य ये है कि भूमि, जमीन जो खेत होता है जिसे हम जमीन भी कहते हैं, केवल उसकी ऊपरी सतह को ही हम भूमि नहीं कहते हैं, बल्कि भूमि के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किया है। और प्रकृति ने हमें निःशुल्क क्या प्रदान किया है? भूमि, जल, जमीन हमें प्रकृति से ही निःशुल्क प्रदान हुआ है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। वायु, हवा भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्रकाश प्रकृति से ही प्राप्त होता है। और गर्मी, ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क रूप से प्राप्त होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति ने जो जो चीज़ें हमें निःशुल्क प्रदान किया है उसे ही भूमि कहते हैं। भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त जो पहाड़ है वो भी हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है प्रकृति से ही। और पहाड़ से हम उत्पादन करते हैं। जंगल भी हमें पृथ्वी से निःशुल्क प्राप्त हुआ है। नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त हुई हैं। अब प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। प्रकृति के इन मुफ्त उपहारों से स्वतः उत्पादन में सहायता मिलती है। अगर मैं कहूँ, आपको आसान भाषा में बताऊँ, भूमि किसे कहते हैं, तो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसे क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को भूमि की कुछ विशेषता बता देती हूँ। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि भूमि कहते किसे हैं, भूमि किसे कहते हैं। ठीक है। भूमि, जमीन के केवल ऊपरी सतह को ही भूमि हम नहीं कहते हैं, बल्कि प्रकृति द्वारा जो चीज़ें हमें निःशुल्क प्राप्त होती हैं उन सारी चीज़ों को हम भूमि कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि भूमि की विशेषता क्या होती है। तो क्या लिखा है? भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। इसका मतलब क्या हुआ? निष्क्रिय साधन का मतलब क्या हुआ? निष्क्रिय साधन का मतलब ये हुआ कि प्रकृति ने हमें निःशुल्क बहुत सारी चीज़ें प्रदान की हैं। जब तक हम उस पर श्रम के द्वारा, पूंजी के द्वारा और संगठन और साहस के द्वारा उस पर कार्य हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक उस पर उत्पादन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। इसका कहने का मतलब ये है कि भूमि पर जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक उससे हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और इसका एक अर्थ और भी हुआ, निष्क्रिय साधन का मतलब ये हुआ कि भूमि को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं सकते हैं। भूमि जहाँ स्थित है वहीं रहेगी, मतलब खेत का जो टुकड़ा है जहाँ है वहीं रहेगा, उसे हम उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। पहाड़ है, पहाड़ वहीं रहेगा। नदी वहीं रहेगी, वो स्वयं से बह के उसका जल जा सकता है,
लेकिन वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। जल वो जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से जाएगा, हम उसको दूसरे रास्ते से नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन। इसका मतलब ये हो गया कि भूमि को हम एक जगह से दूसरे जगह उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, और जब तक हम इस पे कार्य करना श्रम के द्वारा और पूंजी के द्वारा कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक उस पर उत्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। भूमि उत्पादन का मौलिक साधन है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूमि उत्पादन का क्या है, निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन होते हुए भी जो भूमि है वो उत्पादन का मौलिक साधन है। मौलिक साधन का मतलब हुआ मूलभूत साधन है। कभी भी उत्पादन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें भूमि का होना आवश्यक होता है। तो भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है और निष्क्रिय साधन होते हुए भी मौलिक साधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भूमि क्या है, प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध होता है। तो वही लिखा है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे ये मानव निर्मित नहीं है। भूमि स्थिर है। अगला दिया है भूमि स्थिर। भूमि स्थिर का मतलब क्या हुआ, भूमि स्थिर है का मतलब ये हुआ कि भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता। तो अब आप लोग भूमि की विशेषताएं समझ गए होंगे। भूमि की पहली विशेषता क्या है, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, भूमि उत्पादन का मौलिक साधन है, भूमि एक प्राकृतिक साधन है, भूमि स्थिर है। ये तो हो गए उत्पादन के साधन में जो पहला आता है, पहला साधन भूमि, उसका अर्थ और उसकी विशेषता। और उत्पादन के साधन में दूसरा साधन है श्रम, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। तो इसका अर्थ या परिभाषा हम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के अनुसार समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। प्रोफेसर मार्शल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। तो वो कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। श्रम का मतलब क्या हुआ, मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। अगर मनुष्य आर्थिक कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जिससे जो धन से संबंधित हो, तो उसको श्रम माना जाएगा। अगर मनुष्य धन से संबंधित कोई कार्य नहीं करता है तो उसे हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत श्रम नहीं कह सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। कहने का मतलब ये हुआ कि श्रम, इसका मतलब ये हुआ कि श्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तभी तो उन्होंने कहा है कि चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। ठीक है बच्चों, तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया, श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं श्रम की विशेषता। श्रम की उत्पादन के दूसरे साधन श्रम की क्या क्या विशेषता है। विशेषता का मतलब हुआ कि उसमें क्या क्या बातें रहेंगी तभी हम उसको श्रम कह सकते हैं। पहली विशेषता है श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। क्या है, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। निष्क्रिय साधन है, इसका मतलब हुआ कि भूमि को एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। सक्रिय साधन का मतलब ये हुआ कि श्रम को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, अर्थात श्रम गतिशील होता है। श्रम कौन करता है, श्रमिक करता है। और श्रमिक को जब एक जगह कार्य नहीं मिलता है तो वो दूसरी जगह जाता है। तो इस प्रकार श्रमिक के साथ श्रम भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जब श्रमिक के साथ श्रम एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो श्रम क्या हो जाता है, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन हो जाता है।
अगला पॉइंट क्या है, श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधन है। उत्पादन का पहला महत्वपूर्ण साधन क्या है? उत्पादन का पहला महत्वपूर्ण साधन भूमि है और श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन है। जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि हो गई, आप उस पर खेती करना चाहते हैं, तो भूमि तो हो गई, लेकिन खेती आप कब करेंगे? जब उस पर आप हाथों से श्रम करेंगे, भूमि की जुताई करेंगे, तभी तो उस पर आप अन्न का उत्पादन करेंगे। तो उसी तरह पहले उत्पादन के लिए भूमि का होना आवश्यक है, तो दूसरे नंबर पर श्रम का होना आवश्यक है, तभी हम उत्पादन कर सकते हैं। श्रम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। प्रोफेसर मार्शल ने भी अपनी परिभाषा में बताया था कि चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से, श्रम चाहे हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए, किसी भी तरह किया जाए, लेकिन वो आर्थिक क्रिया से संबंधित होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? श्रम। तो वही यहाँ पे पॉइंट करके दिया है कि श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। अब आप सोच रहे होंगे कि शारीरिक श्रम किसे कहते हैं? शारीरिक श्रम किसे कहते हैं? शरीर से जो कार्य किया जाता है, शारीरिक शक्ति से जो कार्य किया जाता है उसे शारीरिक श्रम कहते हैं, और मानसिक शक्ति से जो कार्य किया जाता है उसे मानसिक श्रम कहते हैं। तो जैसे एक मजदूर है जो खेतों में जुताई कर रहा है, हल बैल से जुताई कर रहा है, तो उसका श्रम क्या कहा जाएगा? उसका श्रम कहा जाएगा शारीरिक श्रम। और जैसे एक अध्यापक है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, तो जो वो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएगा, जब एक अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है तो किससे पढ़ाता है? मस्तिष्क से पढ़ाता है, तो उसके कार्य श्रम को क्या कहा जाएगा? मानसिक श्रम कहा जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम का अर्थ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। श्रम शारीरिक और मानसिक दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो श्रम कौन करता है? श्रमिक श्रम करता है, मतलब एक मनुष्य जो कार्य करता है वो श्रम कहलाता है, और उसके कार्य के बदले में जो उसे धन दिया जाता है या वेतन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। श्रम दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, कि श्रम चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी प्रकार से किया जाए उसकी मजदूरी बनती है और उसकी वेतन दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तब देखते हैं उत्पादन का अगला साधन, उसके बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने उत्पादन के साधन में तीसरा पढ़ा था पूंजी, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं। तो पूंजी को कैपिटल के नाम से भी जानता है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने पूंजी का क्या अर्थ बताया, उन्होंने पूंजी की क्या परिभाषा दी है। ठीक है बच्चों, तो प्रोफेसर मार्शल लिखते हैं, प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर, प्रकृति की निःशुल्क देन जैसे भूमि हो गई, पहाड़, जंगल, नदी, हवा, पानी, इन सारी चीज़ों को छोड़कर जिस संपत्ति से आय प्राप्त होती है, मतलब जिस चीज़ से हमें आय प्राप्त होती है, आमदनी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किस चीज़ से हमें पूंजी प्राप्त होती है। देखिए लिखा है, अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब वो होता है कि मनुष्य के द्वारा उत्पादित
मनुष्य के द्वारा उत्पादित धन का वह भाग जो उत्पादन करने के काम आता है वो पूंजी कहलाता है। मान लीजिए एक मनुष्य ने लाखों रुपए कमाए और लाखों रुपए कमा के उसने ज़मीन में गड्ढा खोद के उसने लाख रुपया उसमें दबा दिया, तो अर्थशास्त्र में उसे हम पूंजी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम नहीं आ रहा है, उत्पादन के किसी भी काम नहीं आ रहा है, तो उसे हम अर्थशास्त्र में पूंजी नहीं कह सकते हैं। अगर वही मनुष्य लाख रुपए कमा कर उसे अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए उसे अपनी पूंजी को लगाता है, किसी कार्य में लगाता है, वो 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाता है, तो जो उसने 1 लाख रुपए लगाया है अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए, वो वहाँ पे उसका 1 लाख रुपए पूंजी कहा जाएगा, जबकि जब वो ज़मीन में दबा देगा तो उसको नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहने का मतलब ये है कि पूंजी हम उसे ही कह सकते हैं जिससे हम अपनी आय को बढ़ाते हैं, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिस धन का प्रयोग करते हैं वही पूंजी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूंजी किसे कहते हैं। पूंजी का मतलब देखो बच्चों, पूंजी का मतलब अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग, लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी का क्या मतलब होता है हमें ये समझना है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भूमि किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, श्रम किसे कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो भूमि, ज़मीन को ही हम भूमि कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि किसे कहते हैं हमें यहाँ पे वो सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला उत्पादन का अगला साधन क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए संगठन किसे कहते हैं, देखिए लिखा है उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं, और जो व्यक्ति यह कार्य करता उसे व्यवस्थापक अथवा संगठनकर्ता कहते हैं। क्या लिखा है? उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों का मतलब ये हुआ कि उत्पादन का पहला साधन क्या है? भूमि है, तो हम भूमि को ले लिए। फिर दूसरा साधन क्या हुआ है? श्रम, तो हम श्रमिक ले लिए। तीसरा क्या है? पूंजी, हम पूंजी ले लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के 3 साधन भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों चीज़ों को जब हम एकत्रित कर व्यवस्थित कर उत्पादन की क्रिया में कि कैसे हम उत्पादन करना है व्यवस्थित करते हैं, तो वही संगठन कहलाता है। जैसे इसी उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे आपके पास भूमि है या भूमि नहीं भी है, मान लीजिए आप भूमि की व्यवस्था कर लेते हैं, भूमि की व्यवस्था किए, एक खेत का टुकड़ा आप किसी तरह व्यवस्था किया, या आपके पास खेत का एक टुकड़ा है, तो उत्पादन का पहला साधन आपके पास हो गया श्रम। अब श्रम है, श्रम मतलब आपने उस पर हल जोतने के लिए, उसकी जुताई करने के लिए आप या तो हल बैल की व्यवस्था करेंगे या फिर ट्रैक्टर की व्यवस्था करेंगे। तो पहला साधन आपने भूमि की व्यवस्था की, दूसरा साधन आपने ट्रैक्टर की व्यवस्था कर ली। अब ट्रैक्टर से जुताई कराने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, आपने पूंजी की भी किसी तरह व्यवस्था कर ली। मतलब कि आपने उत्पादन के तीनों साधनों की व्यवस्था कर ली। तो जब आप उत्पादन के तीनों साधनों की व्यवस्था करते हैं तो आप क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें अब कैसे खेत की जुताई कराना है, इसी को हम संगठन कहते हैं। और जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक या संगठनकर्ता कहते हैं। तो संगठन ऑर्गेनाइज करने के लिए एक संगठन करने के लिए एक संगठनकर्ता का होना आवश्यक है। ठीक है,
आगे क्या लिखा है, संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। ये क्या है, संगठन की व्यवस्था है। भूमि कैसी है, भूमि निष्क्रिय साधन है, श्रम क्या है, सक्रिय साधन है। उसी तरह संगठन क्या है, सक्रिय साधन है। मतलब संगठन एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। जो संगठन करता है वह एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। और उत्पादन का अंतिम साधन होता है साहसी या उद्यमी, इंटरप्राइजेज, जिसे इंटरप्राइजेज के नाम से भी हम जानते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम देखते हैं। लिखा है, उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं। साहस कहते हैं जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। उत्पादन का अंतिम साधन है साहस या उद्यमी। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं। अब देखिए, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के 5 साधन होते हैं और उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के 5 साधनों का होना आवश्यक है। तो मान लीजिए हमें बड़े पैमाने पे खेती करनी है, तो हम क्या करते हैं, खेत लेते हैं, बड़े पैमाने पे खेत की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था कर लिए, फिर हम जब हम बड़े पैमाने पे खेत की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमें श्रम की भी बड़े पैमाने पे व्यवस्था करनी होती है। तो मान लीजिए हम उसकी भी व्यवस्था कर लिए, श्रम की भी व्यवस्था कर लिए, भूमि की व्यवस्था कर लिए, श्रम की व्यवस्था कर लिए। अब इसके बाद हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, हम पूंजी की भी आवश्यकता कर लिए। भूमि, श्रम और पूंजी की व्यवस्था करके हम इसका एक व्यवस्थित तौर पे हम एक कार्य प्रणाली बनाएंगे कि हमें मान लीजिए हमें मक्के की खेती करना है, तो हमें किस प्रकार की बीज डालनी है, कैसे जुताई करनी है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग करते हैं। तो हम संगठन भी बना लिए। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है वो क्या कहता है, व्यवस्थापक कहलाता है। और इसमें 5वां दिया हुआ है साहसी या उद्यमी। तो जो साहसी होता है वो क्या करता है कि कोई भी उत्पादन कार्य करने के लिए लाभ और हानि होता है। लाभ और हानि दोनों जुड़ा होता है। हो सकता है हमें लाभ न होकर हानि हो जाए। हमने मक्का का बीज डाला, अचानक से बहुत भारी मात्रा में बारिश हो गई, बीज बह गया या खेत में पानी भर गया, तो क्या होगा, जिसने ये सारी व्यवस्था की है वो उसका क्या होगा, उसने भूमि पैसे की व्यवस्था करके पूंजी देकर भूमि की व्यवस्था की है, श्रमिकों को मजदूरी दिया है, फिर उसने पूंजी लेकर ये सारी चीज़ें की है, तो उसको क्या होगा, उसको हानि भी हो सकती है। अगर बारिश नहीं होती तो मक्का की खेती करता तो उसे लाभ होता, लेकिन अगर अचानक से बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, तो क्या होगा, उसे हानि होगी। तो जो साहसी होता है, उद्यमी होता है, वो क्या करता है, उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य करता है। तो उत्पादन में जो जोखिम मतलब लाभ हानि, जो हानि उठाने का कार्य करता है उसे साहसी या उद्यमी भी कहते हैं। जब आप आगे चल के 11th-12th की क्लास में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो जो आप लोगों को 9th क्लास में उत्पादन के 5 साधन पढ़ाए जा रहे हैं, आगे चल के ये चार साधन हो जाएंगे। जो संगठन और उद्यमी हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो व्यवस्था करता है वही उद्यमी होता है और लाभ और हानि वही वहन करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप आज उत्पादन के 5 साधनों के बारे में पढ़ लिए। बच्चों, आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें मुझसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं, और आपको एक बार में ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2 बार 3 बार जब देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आने लगेंगी। तो इसके साथ ही जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।